ओबीसी क्या है और एसटी क्या है? कि जिनको आरक्षण मिल चुका है, मैं ये कहूंगा उनको नहीं मिलना चाहिए। जो गरीब दूसरे हैं उनके साथ अपन न्याय कर रहे हो। नाराज मत होना, मैं आपसे कह रहा हूँ संविधान की बट्टी पलीत नहीं करते हम दोनों, ना आप करो ना मैं करा। गरीब को पूछ कौन रहा है? गरीब ब्राह्मण को तो नहीं पूछ रहा, तो वो अमीर ब्राह्मणों की गलती है। वो जो ब्राह्मण गरीब है ना, वो दिमाग से गरीब नहीं है। शिक्षा में आरक्षण है, नौकरियों में आरक्षण है, पॉलिटिक्स में आरक्षण है। जो अमीर ब्राह्मण है क्या गरीब ब्राह्मणों की सहायता करते हैं? आप ठेका मत लो किसी का। आप भी एक पार्टी के एक संस्थापक, एक पार्टी चला रहे हैं। मैं पार्टी चला रहा हूँ, मैं सत्ता में नहीं हूँ। आप दोनों हाथ में लड्डू क्यों रखना चाहते हो? बेकार की उदाहरण मत दिया करो। सर कहाँ से मिलेगा ये? पहले कि 27% उनका हो गया, 15% उनका हो गया, 7.5% उनका हो गया, तो मिलेगा कैसे लाभ? अगर आप मेरे जैसे आदमी को आगे लाओगे तो मैं लाभ दिलवा दूंगा महीने भर। हाँ, बहुत साफ तो बोल रहा हूँ। रिजर्वेशन तो खत्म हो रहा है, और तो और ब्राह्मणों को कहाँ नौकरी मिल रही है? आप ब्राह्मणों को क्यों टारगेट कर देते हो बार बार? ब्राह्मण पंडित ये बोल दे कि इस दिवाली पे दिए नहीं जलेंगे, कहेंगे कि नक्षत्र खराब है, बनियों को मौत आ जाएगी। हिम्मत है आप दिखाइए, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। ब्राह्मणों की ताकत पहचानो। ब्राह्मणों को कठपुतली समझते हो, ब्राह्मण बहुत बड़ी ताकत है। आपने ठेका लिया, सर्वे कराया है कोई? और प्रश्न पूछ रहा हूँ, शेड्यूल कास्ट में ब्राह्मण को बुलाते नहीं है, उससे कोई पारिग्रहण संस्कार नहीं कराते। आप बात करते हो ब्राह्मणों की, मुझे लगता है दिखावटी तारीफ कर रहे हो। ब्राह्मण काम ब्राह्मण का काम करें। जब उसको मेहनताना भी नहीं दोगे तो आप क्यों आएगा? ब्राह्मण को छोड़ रहे हैं। आप अपने को शूद्र क्यों बोल देते हो बार बार कर? शूद्र नहीं, शूद्र बड़े आदमी होते हैं। शूद्र वो होते हैं जो चूड़ा चमार भंगी जैसे हम लोग हैं, हम अछूत हैं। नमस्कार, मैं हूँ राज नारायण मिश्रा। आज हमारे सवाल जवाब कार्यक्रम में डॉक्टर बनारसी दास जी दोबारा से फिर मौजूद हैं। पहले हमारी बात हुई थी रिजर्वेशन के ऊपर, और ये रिजर्वेशन का ही पार्ट 2 है। यानी आज हम फिर रिजर्वेशन पर ही चर्चा करेंगे, आरक्षण पर ही चर्चा करेंगे, और उनसे उनके अंदर की भावना आरक्षण के प्रति क्या है उगलवाने की कोशिश करेंगे। अब आप देखिए पार्ट 2 आरक्षण। डॉक्टर साहब, कब से शुरू हुआ ये आरक्षण और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जी देखो, आरक्षण की जरूरत तो इसके 2 हैं। कई कारण हो सकते हैं, राजनीतिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, और देश की जरूरत भी हो सकता है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि देश जरूरत इसलिए थी कि हमारा जब देश आज़ाद हुआ, उस आज़ादी के बाद हमारे देश को अधिक संख्या में डॉक्टर चाहिए थे, अधिक संख्या में इंजीनियर्स चाहिए थे, अधिक संख्या में प्रशासक चाहिए थे, अधिक संख्या में वैज्ञानिक चाहिए थे। तो कोई भी एक समाज का अंग, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, ये क्योंकि ब्राह्मण सबसे ज्ञानी होते हैं, तो ये अकेला एक अंग जो है, इतने सारे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासक, वैज्ञानिक, अच्छे राजनीतिक एक वर्ग नहीं पैदा कर सकता था, और ज्यादा संख्या में चाहिए थे। तो जरूरत इस बात की थी कि जहां से भी टैलेंट मिल सके, चाहे वो किसी भी जाति का हो, वहां से उसको निकाला जाए। ये तो है इसका एक आइडियलिस्टिक व्यू। दूसरा व्यू ये था कि भाई सामाजिक तौर पर कुछ जाति के लोग प्रताड़ित रहे हैं, तो उनको उठाया जाए ताकि उनमें भी प्रतिभा ऊपर आए, और देश को जरूरत भी है, देश को जरूरत भी है। ये तो सीधा साधा व्यू है, बिल्कुल ही नॉन पॉलिटिकल, ईमानदारी वाला व्यू। नहीं, जैसे आपने बोला कि ये सामाजिक रूप से प्रताड़ित थे, उनको आगे लाया जाए, उनको बढ़ाया जाए, इसलिए आरक्षण लागू किया गया। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, क्या आरक्षण उससे पहले अंग्रेजों के टाइम में भी आरक्षण की कुछ सुविधा दी जा रही थी? देखो, आरक्षण 1900, जहाँ तक मुझे ध्यान है, 1945 में इलेक्शन हुए थे, तो कुछ सीट्स और कुछ इलाके अंग्रेजी काल में भी रिजर्व कर दिए गए थे। तो और रिजर्वेशन होना कोई गलत बात नहीं है, अगर इसका ध्येय और ईमानदारी से किया जाए। आरक्षण माँ भी देती है अपने बच्चों को, आरक्षण अस्पताल भी देता है, जो ज्यादा गंभीर होता है उसको फिर गंभीर वार्ड में ट्रांसफर करा जाता है। तो इसको सही वे में लेना चाहिए, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। कुछ सामाजिक तौर पर कुछ जातियां थी, वो कमजोर थी और उनमें शिक्षा का अभाव था, इसीलिए उनको आरक्षण देना, उनको प्रायोरिटी पे लिया गया। आपका कहने का मतलब? ये बात तो है, लेकिन इसको
जो मैंने पहले कहा है उस संदर्भ में भी लो, क्योंकि इतने टैलेंट नहीं थे देश के पास। टैलेंट हर जाति में है, टैलेंट हर समाज में है, टैलेंट हर घर में है, तो उनको निकालना था। ये राइट व्यू है। और जब तक टैलेंट नहीं आएगा आगे, देश को ज्यादा डॉक्टर नहीं मिलेंगे, देश को ज्यादा इंजीनियर नहीं मिलेंगे। आपको इस इंटरव्यू से शायद एक राइट पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहा हूँ जी। आर्थिक रूप से तो उनको जो कमजोर थे कुछ वर्ग, उनको आरक्षण की सुविधा दी गई। उसके अलावा क्या उनको सामाजिक रूप में भी लोग प्रताड़ित करते थे? देखो मिश्रा जी, ये या कुछ बोलते हो कुछ ऐसा कुछ? देखो मिश्रा जी, ये जो आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हो, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और ये वाले इंटरव्यू वर्षों वर्षों तक काम आएंगे जो मैं बोलने जा रहा हूँ। आप सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ापन को अलग नहीं गिन सकते। जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है वो आर्थिक रूप से पिछड़ ही जाता है, और जो आर्थिक रूप से पिछड़ जाता है वो सामाजिक रूप से भी पिछड़ जाता है। राजनीतिक पार्टी एक ईमानदारी के लिए चला रहा हूँ, और एक अच्छी भावना से चला रहा हूँ, और एक देश हित के लिए चला रहा हूँ, समाज हित के लिए चला रहा हूँ। तो आप गंभीरता से इस बात को लें। गरीबी को आप दो भाग में नहीं बांट सकते, आर्थिक और सामाजिक। कोई आदमी अगर आज आर्थिक रूप से सबल भी है और सामाजिक रूप से पिछड़ा है तो वो गरीब बन जाएगा। ये मिला जुला मिश्रण होता है, समाज, धर्म, अर्थ। हमारा जो आरक्षण है उसको कई रूप में डिवाइड किया गया है। कई जाति धर्म में भी, धर्म तो नहीं कहेंगे, जातियों में डिवाइड किया गया है। जैसे SC, ST, OBC और अब सामान्य को भी 10% आरक्षण कर दिया गया है, जो आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं उनके लिए। तो ये SC क्या है और ST क्या है? देखिए, SC का मतलब है शेड्यूल कास्ट लिस्ट, लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट। गवर्नमेंट कुछ लोगों को, किस कास्ट को उस लिस्ट में रख देगी, वो शेड्यूल कास्ट हो जाएगा। आपको SC, यही ST का भी है कि गवर्नमेंट एक लिस्ट बनाएगी और उस लिस्ट में शेड्यूल कास्ट लिस्ट में उसको डाल देगी, तो उस दिन से शेड्यूल ट्राइब हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले आरक्षण को लेकर के ही एक लालू ने वक्तव्य दिया। अब वो उनका बेस क्या था, लेकिन दूसरी पार्टियां उसको लेकर के उड़ गई। कहें तो बीजेपी पार्टी ही ने मुद्दा बना लिया कि लालू ने कह दिया कि यहाँ मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन उनका हो सकता है कि कहने का मतलब कोई दूसरा हो। क्या आपको लगता है कि धर्म के जाति पर भी आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, जितने भी आदरणीय राजनीतिज्ञ हैं, जो अग्रणी नेता हैं, अब वो जो बोलते हैं तो वो तो खुद उसके बारे में, अपने बारे में जो बोलते हैं वो खुद डिसाइड करेंगे। लेकिन आरक्षण एक सुविधा है, वो सबको मिलनी चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण गरीब है उसको भी मिलनी चाहिए। अगर गरीब है तो पक्का गरीब ही है ब्राह्मण, मैंने बनिए गरीब देखे हैं, तो उनको मिलना चाहिए। और अगर कोई नीची जाति का व्यक्ति है और वो आरक्षण ले चुका है, कमिश्नर रह चुका है, डॉक्टर रह चुका है, इंजीनियर रह चुका है, तो उसको नहीं मिलना चाहिए बाद में, क्योंकि उसको दे दिया है। और वो बच्चों को अपने आप अपनी सबलता से आगे बढ़ाए कि जिनको आरक्षण मिल चुका है, जो IAS बन चुके हैं, MBBS बन चुके हैं, बड़े डॉक्टर बन चुके हैं, बड़े इंजीनियर बन चुके हैं, बड़े राजनीतिज्ञ बन चुके हैं, उनको आरक्षण, मैं ये कहूँगा, उनको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो सबल बन चुके हैं। जब सबल बन चुके हैं तो बार बार उनको आरक्षण देने का मतलब है जो गरीब दूसरे हैं उनके साथ आप अन्याय कर रहे हो। यानी कि आप ब्राह्मण हो तो आपको ब्राह्मण ही को प्रमोट करे चले जा रहे हो। शेड्यूल कास्ट में जो लोग आगे आ गए हैं, किस तरह से ब्राह्मण हो गए, तो आप इन्हीं को बार बार प्रमोट करोगे, ये तो अन्याय होगा आरक्षण का। आप समझो इस बात को, बड़ी गहराई की बात कर रहा हूँ। जो आरक्षण लेने के स्वरूप से ऊपर आ चुके हैं उनको आरक्षण देने का मतलब है आप गरीब वर्ग के साथ अन्याय कर रहे हो, चाहे वो कोई भी जाति धर्म का। हाँ, तो कह तो दिया मैंने जी। तो आपका कहने का मतलब ये है, जिनको आरक्षण मिल चुका है और आरक्षण की वजह से जो लोग ऊपर जा चुके हैं, यानी उस रेखा के नीचे नहीं आते हैं जिनको आरक्षण मिलना चाहिए,
तो क्या अब इसके लिए संविधान में संशोधन होना जरूरी है, उन लोगों को आरक्षण न मिले? शर्मा जी क्या है, आप अगर मान लो हम ये कहते हैं कि इनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, तो अब जब तक संविधान में कोई संशोधन नहीं होगा तब तक तो वो उसके लाभार्थी रहेंगे ना? नहीं शर्मा जी, नहीं 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 नहीं, हम लोग जो है हम लोग बातों को सही नहीं समझते, घुमा देते हैं। आपका भी गलती नहीं है और मेरी भी गलती नहीं है। जब मैंने विचार करा, मुझे बात संशोधन करने की जरूरत नहीं है। उसमें तो साफ लिखा है कि जैसे ही जो समाज का व्यक्ति एक स्तर पे आ जाएगा वो बंद हो जाएगा। तो कैसे बंद होगा? जब तक राइट में कुछ लिखित में नहीं होगा कैसे बंद होगा? लोग कैसे मानेंगे? आपको मैंने पहले भी निवेदन किया था, पहले भी प्रार्थना करी थी, समझने की कोशिश करिए। देखो नाराज मत होना, मैं आपसे कह रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ। जो काम करती है वो सरकार करती है। पहले राजा हुआ करते थे, अब सरकारें करती है। सरकार जाएगी, बंद हो जाएगा। पर कैसे बंद होगा? सरकार चाहे नहीं सब बरबली कह देगी जी तुमको आरक्षण नहीं मिलेगा। सरकार आदेश निकाले। नहीं आदेश करेगी तो कुछ तो संशोधन करना पड़ेगा। नहीं करने की जरूरत है, वो नहीं करने की जरूरत है। उसमें साफ लिखा है, संविधान में साफ लिखा है कि एक स्टेज पर जब रिजर्वेशन का लाभ मिल चुका होगा तो सरकार अपना इसमें संविधान का क्यों मट्टी पलीत कर रहे हो? तो कुल मिला के ये है कि संविधान में तो केवल 10 साल के लिए पहले किया गया था, आप है ना? फिर उसके बाद है ना, हाँ, तो ये बढ़ा रहे हैं जी। आप बात समझो, संविधान की मट्टी पलीत नहीं करते हम दोनों, ना आप करो ना मैं करा। उसमें बहुत साफ साफ लिखा है, बहुत क्लियर लिखा है कि जब एक लाभ दिया जा रहा है उसके बाद उसको समाप्त कर सकते हो। तो इसमें संशोधन कहाँ रह गया? ये तो सरकार के हाथ में है। यानी कि मिश्रा जी प्रताप ब्राह्मण है और गरीब ब्राह्मण थे, उनको से मिलके उनके बेटे को मिले, और आपके बेटे को भी ऊपर आ गया, उसके बाद भी उसको दिया जाए तो बाकी ब्राह्मणों के साथ तो अत्याचार हो गया। जो गरीब ब्राह्मण है उसके साथ अत्याचार होगा या नहीं होगा? ठीक है, मान लो 12 शेड्यूल कास्ट है, अब उनमें से 1% को लाभ मिल गया, तो लाभ मिल गया, वो ऊपर आ गए। चाहे आप ब्राह्मण समझो, 1% लाभ मिल गया, अब उनको फिर दो, तो 11%। ब्राह्मण को तो समझ ही नहीं सकते, ब्राह्मण के लिए तो कुछ है ही नहीं। नहीं, आप गलत बोल रहे हो, ब्राह्मण भी नहीं क्या गलत बोल रहे हैं? सारा आरक्षण नहीं आप गलत, लगभग 59% तो सब उन्हीं का है। ओबीसी को ले लो, आप गलत, एससी को ले लो, एसटी को ले लो, ब्राह्मण के लिए तो कुछ है ही नहीं। अरे 10% सामान्य के लिए किया है, वो भी ये मांग की जा रही है 10% टोटल में से हम भी भागीदार हैं, हम भी उसमें आ सकते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर है। मिश्रा जी, ब्राह्मण में भी बहुत ज्यादा गरीबी है, मैं नाम नहीं, गरीबी तो है, लेकिन बात सुन लो। गरीब को पूछ कौन रहा है? गरीब ब्राह्मण को तो नहीं पूछा तो वो अमीर ब्राह्मणों की गलती है, जो सत्ता में उनकी गलती है, वो बेवकूफ है। क्योंकि वो जो ब्राह्मण गरीब है ना, वो दिमाग से गरीब नहीं है, वो दिमाग से गरीब नहीं है तो उनका बेवकूफ नहीं बनता है। मैं एक बहुत हिंदुस्तान के बहुत बड़े मंदिर में खड़ा हुआ था, तो पंडित जी ने मेरी तरफ देखा, पता नहीं उनको कैसे लगा कि मुझसे बात करनी चाहिए, मुझे बुलाया। फिर आखिर के बातचीत में मैंने उनसे बोली, पंडित जी आपको किस प्रकार का लाभ मिलता है? तो बात खुली, 6,000 रुपये महीने तनख्वाह मिलती है, एक कमरा मिला हुआ है, परिवार से में धुसा हुआ है, लेकिन वो नीचे नहीं गिर रहा है क्योंकि सामाजिक और ज्ञान रूप से वो ऊपर है। वरना अगर उसको छोड़ दिया जाए तो वो तो बाकी समाज से नीचे आ जाएगा। वो तो एक अपनी टैलेंट से अपनी दाल रोटी अपना जीवन यापन कर रहा है। हाँ, तो लेकिन है वो उसी से कर रहा है। आप ब्राह्मणों को कठपुतली समझते हो जी, ब्राह्मणों को कठपुतली समझते हो। ब्राह्मण बहुत बड़ी ताकत है। और प्रश्न पूछ रहा हूँ, शेड्यूल कास्ट में ब्राह्मण को बुलाते नहीं है, उससे कोई पाणिग्रहण संस्कार नहीं कराते। आप बात करते हो ब्राह्मणों की। अच्छा, ब्राह्मणों की आप तारीफ कर रहे हो। अच्छा। आप मुझे लगता है दिखावटी तारीफ कर रहे हो। शेड्यूल कास्ट में कितने शेड्यूल कास्ट के लोग, कितने जाटव समाज के लोग, कितने धोबी समाज के लोग, कितने धानुक समाज के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग कितने ब्राह्मणों को बुलाते हैं जो पाणी ग्रहण संस्कार कराते हैं ब्राह्मणों से? कितने % लोग हैं शेड्यूल कास्ट के लोग, बताइए आप। ब्राह्मण भी खुद छोड़ रहे हैं, ब्राह्मण ही नहीं कर रहे ये काम। वो 5 लाख 10 लाख 20 लाख की नौकरियों की तरफ जा रहे हैं। ब्राह्मण कहाँ ब्राह्मण का काम कर रहे हैं? वो नहीं। आप जब उसको मेहनताना भी नहीं दोगे तो आप क्यों आएगा? वही तो मैं कह रहा हूँ, आप इसकी गहराई समझो। मैं बड़ा
धक्के खाया आदमी हूँ, जमीन से जुड़ा आदमी हूँ। नहीं, जमीन से जुड़ी हो तो क्या जमीन पे आपको दिखाई नहीं देता कि कितने लोग दिखाई दे रहा है, तभी तो बता रहा हूँ हाँ। कि ब्राह्मण नहीं कर रहे हैं आजकल, वो व्यापार की तरफ जा रहे हैं। अरे जब ब्राह्मण को मिलेगा ही नहीं तो करके क्या करेंगे? आप नहीं समझ रहे, फिर मैं समझा। उसको मेहनताना नहीं मिलेगा, पूरी रात उसको पानीगढ़ संस्कार में, विवाह संस्कार में लगा के रखेंगे और सुबह उसको 500 रुपए का नोट दिखाएंगे तो वो क्यों करेगा? लेकिन क्या वो खुद नहीं पसंद कर रहे हैं? क्यों, क्या वजह? अब मैं क्या बताऊं, आप अपने ब्राह्मण नहीं, जब आपने आकलन तो कुछ अरे ज्ञानी खुद ज्ञान नहीं, ज्ञानी सूत्र बताएगा उसको। आप क्या बात कर रहे हो? आप मिश्रा जी आप तैयार, अपने को सूत्र क्यों बोल देते हो बार बार? तैयार नहीं, मैं सूत्र नहीं हूँ, मैं अछूत नहीं, हूँ। आपको ज्ञान नहीं है। नहीं, आपने हाँ, वो निकल गया, नहीं, हाँ। निकल गया, मैं वापस लेता हूँ। हाँ। मैं शूद्र नहीं हूँ। शूद्र बड़े आदमी होते हैं। शूद्र होते हैं गोदान में पंडित जी साथ बैठते हैं शूद्र के। मुंशी प्रेमचंद का नावल आप पढ़ो, पंडित जी खेत में जो शूद्र है उसके बगल में बैठते हैं। पंडित जी अछूत के बगल में नहीं बैठेंगे। मैं शूद्र नहीं हूँ। शूद्र तो ऊंची जाति के लोग होते हैं। शूद्र वो होते हैं जो जिनके साथ पंडित बैठता है। चूड़ा चमार भंगी जैसे हम लोग हैं, हम अछूत हैं, हमारे साथ पंडित बैठना पसंद नहीं करता। आप जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे साथ बैठना पसंद नहीं करता। मैं उसको रिपीट नहीं कर सकता जो आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, कि मैं सच्चाई को रिपीट करने में क्यों डर रहे हो? जब मैं जानता हूँ कि मैं चूड़े चमार जाति घटिक जाति का व्यक्ति हूँ, मैं अछूत हूँ, मैं शूद्र कहलाने के लायक ही नहीं हूँ। शूद्र तो कर्म करने वाले व्यक्तियों का नाम था। उनसे ब्राह्मण मिलते थे, उनके ब्राह्मण। राम ने सबरी के फल खाए, वो शूद्र थी। अछूत अलग होता है, शूद्र अलग होता है। तो मैं तो अछूत हूँ। लेकिन जो ये शिक्षा में आरक्षण है, नौकरियों में आरक्षण है, पॉलिटिक्स में आरक्षण है, तो इन चीजों सबसे वो वंचित हुआ जा रहा है। ब्राह्मण बनिया जो भी जो जनरल कास्ट है इससे वंचित होती जा रही है। कहने का मतलब आप ब्राह्मणों की बात मत करो, ब्राह्मण की जो गरीब है उनकी बात करो। ब्राह्मणों का ठेका किसी एक आदमी को नहीं मिला हुआ है। जो अमीर ब्राह्मण है क्या गरीब ब्राह्मणों की सहायता करते हैं? आप ठेका मत लो किसी का, आप गरीब की बात करो। जो गरीब है उसको ठेका हम तो नहीं ले रहे, ठेका तो ये पॉलिटिकल लोग लेते हैं ठेका। हाँ, तो ये उनसे बात करो ना। मैं तो आप भी एक पार्टी के एक संस्थापक, एक पार्टी चला रहे हैं। मैं पार्टी चला रहा हूँ। मैं सत्ता में नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं सत्ता में आऊंगा, मैं खुलेआम कह रहा हूँ, मैं रिजर्वेशन जो भी गरीब होगा, जो भी असहाय होगा, उसको दूंगा। कि पात्रों को जो वास्तव में गरीब हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसी बात आप कभी पुरजोर तरीके से उठाएंगे या उठाने की सोच रहे हैं क्या? हम उठाते हैं। मैं आपको जो इंटरव्यू दे रहा हूँ यही तो कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? क्या डिफरेंस है बताइए? आप दोनों हाथ में लड्डू क्यों रखना चाहते हो? दोनों हाथ के लड्डू और एक हाथ के लड्डू, ये कुछ ऐसे उदाहरण दिया करो जो मतलब आजकल सब आदमी समझदार हैं। लाभ किसको मिलना चाहिए? लाभ उसको मिलना चाहिए जो पीछे है, जो कम पढ़ा लिखा है। अरे कहाँ से मिलेगा? ये पहले कि 27% उनका हो गया, 15% उनका हो गया, 7.5% उनका हो गया, तो मिलेगा कैसे लाभ? वो ऐसे मिलेगा अगर आप मेरे जैसे आदमी को आगे लाओगे तो मैं लाभ दिलवा दूंगा महीने भर के अंदर। तो आप तो कोई कभी इसको लेकर के कभी सड़कों पर नहीं आए, कभी आपने कोई कॉन्फ्रेंस नहीं की, कभी आप आगे आते नहीं है, तो फिर आप कैसे आपको मौका लगेगा? कैसे मौका मिलेगा? जनता आपको कैसे समझेगी कि ये हमारे हित की बात है? हमारे जो बीएसपी बाबा साहब की पार्टी है वो हमारे लिए कल्याण कर सकती है, हमारा भला कर सकती है। जब तक आप आगे नहीं आएंगे तब तक लोग कैसे समझेंगे? मैं मिश्रा जी, ये मैं भी देखो कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ और न मैं दुनिया भर की सब बातें जानता हूँ। हाँ, कोशिश करता हूँ समझने की। तो मुझे लोगों ने समझाया कि भाई आपने बड़ी बड़ी मीटिंगें कर ली, प्रदर्शन कर लिए, तो लोगों ने समझाया कि भाई देखो ये सोशल मीडिया, शायद कहते हैं सोशल मीडिया का जमाना है, आप इस पर भी ट्राई करो। तो ये उसी श्रृंखला की एक कड़ी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश करूंगा, ईमानदारी से करूंगा। हमने सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछा, पॉलिटिक्स में आरक्षण कितना जायज है, होना चाहिए या नहीं? देखो, नहीं, हम मिश्रा जी, मुझे आपके साथ सहानुभूति है और मैं आपकी मदद भी करूंगा जितना मुझे ज्ञान है। देखो, यहाँ भी वही फार्मूला लगेगा कि अगर किसी पार्टी का, किसी जाति के व्यक्ति
के परिवार को, खास परिवार को, एक बार एमपी बन चुका है और उसका परिवार ऊपर आ चुका है, खत्म कर दो। क्योंकि अगर बार बार उसी परिवार को दोगे, मैं एक्चुअली पता नहीं, मेरा दुर्भाग्य है, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। बार बार जो ऊपर आ चुके हैं उन्हीं को आरक्षण देना, वो आरक्षण थोड़ी हुआ, आरक्षण तो गरीब के लिए होता है। आप बोला कि एक ही परिवार में, मैंने हाँ, वही एक ही परिवार में। मेरा पहले जवाब, प्रश्न सुन लीजिए। आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने बोला परिवार में जिसको आरक्षण मिल चुका है, ठीक है, उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए और जो लोग वंचित रह गए उनको आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, जो पॉलिटिक्स में बात चल रही थी, पॉलिटिक्स की, राजनीति में एक ही परिवार के लोग दशकों से अपना सिक्का जमाए बैठे हैं, क्या उनके लिए भी आरक्षण चलना चाहिए या बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, या देश सेवा हकीकत में जो कर रहे हैं उनको आगे आना चाहिए? एक्चुअली क्या है मिश्रा जी, आपको मैं मदद करता हूँ प्रश्न बनाने में। पर आपने परिवार की बात बोली, मैं परिवारवाद पॉलिटिकल, जो पॉलिटिक्स परिवारवादी चल रही है, उस पर आपसे प्रश्न। आपको मैं बता रहा हूँ, सुनो, परिवारवाद काय को इसमें ला रहे हो? इसमें परिवार तो हमारी इकाई है भारतीय समाज की, क्यों ला रहे हो इसमें? अब क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? क्यों? देखिए, आप एडवोकेट वाली बात मत करो हमसे, आप वकीलों वाली बात कर रहे हैं, उलझाने वाली बात। मेरे प्रश्न का सीधा जवाब दिया, सीधा जवाब ये है। आप कोई सीधा जवाब, मैं प्रश्न कुछ दूसरा पूछता हूं, आप जवाब आप दूसरा देते हो। आप वकीलों वाली बात मत, आप मिश्रा जी आप कंफ्यूजन पैदा कर देते हो। आप मिश्रा जी, आपसे हाथ जोड़ो, प्रश्न को सही मरम्मत करके सही तरीके से पूछो। मैं सही तरीका से पूछ रहा, आपने बोला कि एक ही परिवार को, तो मेरे परिवार का आपसे भाई देखो, एक आदमी को मिल गया तो अब जो उसके आगे आने वाले बच्चे हैं तो वो उसके परिवार में हुए, ना कि उसके ताऊ के बच्चे परिवार में। उनसे हाथ जोड़ रहा हूँ, सब जगह आप मुझे सिखाओ, क्योंकि आप पंडित हो कहीं। जैसे कि अभी आपने बोला कि हम अपनी पार्टी का ऑडिट करके सार्वजनिक करेंगे, हाँ, सबको बताएंगे। हाँ, बताएंगे। इस ऑडिट करने से जनता के मन में क्या कोई इसका इफेक्ट जाएगा या जनता डाइवर्ट होगी? जनता के मनोविज्ञान पे जाएगा नहीं जाएगा, जाना चाहिए। मैं कहता हूँ पार्टियों के मनोविज्ञान पे असर पड़ जाए, यही बहुत है कि बेटा तुम भी बताओ, धन आए कहाँ से, धन जाए कहाँ रे, धन का लाभ उपयोग क्या कर रहे हो? चलिए, जनता के लिए आप एक संदेश दो आरक्षण को लेकर के, कि मेरी अपनी पर्सनल ये राय है कि आरक्षण इस आधार पर अब मिलना चाहिए। जनता के लिए आप क्या संदेश देंगे? जो भी गरीब है, जो भी तरक्की नहीं कर पा रहा है, जो भी बीमार आदमी है, जो भी चल नहीं पा रहा है, सरकार में होने के नाते असहाय, अशिक्षित, सामाजिक तौर से नीचे व्यक्ति है, ये किसी भी तरह से नीचे व्यक्ति है, लगातार सदियों से चला रहा है, उसको उठाना सरकार का दायित्व है, कर्तव्य है। वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। यानी आरक्षण के बीच में कोई धर्म और जाति नहीं होनी चाहिए। धर्म और जाति तो आप जोड़ रहे हो, मैं नहीं, धर्म जाति नहीं आनी चाहिए। मुझे आजादी दो कि मैं आपके शब्दों का इस्तेमाल ना करूं। मैं क्यों आपके शब्दों का इस्तेमाल करूं? मैं तो ये कह रहा हूं, जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से या किसी और कारणों से नीचे हैं, सत्ता में आए लोगों का कर्तव्य है ईमानदारी से, चाहे वो सत्ता में दोबारा आए या ना आए, उनको आगे बढ़ाए देश हित में। देखिए, ये थे डॉक्टर बनारसी दास जी, जो पेशे से एडवोकेट भी हैं, समाज सेवा भी करते हैं, डॉक्टर भी हैं और बीएसपी बाबा साहब की पार्टी के संस्थापक भी हैं। इन्होंने आज आरक्षण के मुद्दे को लेकर के तो बात की ही, साथ में सभी पार्टियों को नसीहत भी दी कि पार्टियां क्या क्या खर्च कर रही हैं और कहां कहां से धन आ रहा है, उसका ऑडिट होना चाहिए। और बीएसपी बाबा साहब की पार्टी इसका ऑडिट करके सार्वजनिक करेगी, जिससे कि सारी पार्टियों को नसीहत मिल सके, ऑडिट होने चाहिए, जिससे कि लोगों को यह पता होना चाहिए कौन सी पार्टी क्या कर रही है और जनता का जो धन है उसको कहां यूज कर रही है।
तो आज के सवाल और जवाब कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार फिर एक और शख्सियत से होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।